हम आज बात करेंगे अधिवक्ता से। ये वो अधिवक्ता हैं जो गरीब, पिछड़े, असहाय लोगों की मदद करते हैं। कोई अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं है। ये अपने कामों से जाने जाते हैं, जिनका नाम है शैलेंद्र कवि जी। ये वकालत भी करते हैं और समय समय पे कभी भी के नाम से फेमस हैं। इन्हीं से हम आज बात करेंगे, जानते हैं कि क्या वकालत अधिवक्ता किस तरह से गरीब असहाय लोगों की मदद करता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस चैनल में समय देने के लिए। जी नमस्ते। आप एक अधिवक्ता हैं, लगातार गरीबों की मदद कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया किन्हीं कारणों आप जेल गए, क्या वजह रहा? देखिए, जेल तो क्रांति के ही प्रतीक। जेल में तो गांधी जी ने पूरा जीवन बिता दिया, नेहरू जी जेल में रहे, जेल में बहुत सारे क्रांतिकारी रहे। तो थोड़ा बहुत अगर आप किसी की मदद करेंगे, और लोकतंत्र में एक संकट ये आ चुका है कि अगर आप किसी का विरोध करेंगे तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। आप जो अपनी ताकत है वो लगाएंगे, उनकी जो ताकत है वो लगाएंगे। तो बहुत सारे लोग हमसे नाराज थे हमारे काम को लेकर के। उन्होंने एक अच्छा षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र के व्यू में मुझे फंसाने की कोशिश की। तो मुझे पहले से पता था कि मेरे साथ ये षड्यंत्र होगा, तो मैं मानसिक रूप से इसके लिए प्रिपेयर्ड था। इसलिए मेरे चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। मैंने उसको सहज स्वीकार किया और इस लड़ाई को लड़ने के बाद, जेल से आने के बाद भी लोगों को लगा कि ये ठीक हो जाएंगे। तो जैसे होता है ना कि अगर आपके दुश्मन है तो कहेंगे इनके ठीक कह रहा है, तो ठीक अच्छा शब्द है। उन्होंने मुझे ठीक किया और मैं और अच्छे से ठीक हुआ और फिर और लड़ाई लड़ूंगा। तो उन विरोधियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जिन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा। और क्योंकि अगर वो मेरा विरोध नहीं करते तो शैलेंद्र पांडे कभी नहीं बनते। जब आप जेल से वापस आए तो लोगों में चर्चा का विषय रहा कि आप कहे लगे कि भगवान दौर था, द्वापर में कृष्ण भगवान भी जेल गए थे। क्या आप कह रहे थे कि हमको 5 दिन पहले खबर मिल चुकी थी, हम जान गए, तो आप ये जिला छोड़ के भाग भी जा सकते थे क्या? देखिए 5 दिन पहले मैंने, आप मेरी बात को समझें कि 5 दिन पहले मुझे वॉइस ऑफ अनविजुअल वॉइस मिली मुझे कि मुझे जाना पड़ेगा चुनाव के बाद, क्योंकि षड्यंत्र तो जनवरी से ही चल रहा था और मुझे सूचना मिल रही थी। तो मैंने कभी किसी से कहा नहीं कि ये होगा वो होगा। षड्यंत्र करने वाले लोग षड्यंत्र अपना कर रहे थे, तो कोई बात नहीं है। बहुत करेंगे, क्या करेंगे, एक मुकदमा लिखवा दिया जाएगा, वो फर्जी हो सकता है। जिस मुकदमे में मैं जेल गया वो हाईकोर्ट ने, डबल बेंच ने रद्द कर दिया। तो ब्राह्मण का काम है भिक्षाटन मांगना। जी, गरीब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए एक शब्द आता है गरीब ब्राह्मण जी। और आप राजनीति कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण का काम है ना भिक्षा मांगना। तो मैं तो वकील हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, तो विद्या की भिक्षा तो मैं आज भी मांगता रहता हूँ। मैं अगर बड़ों से सीख रहा हूँ, जो भी मुझे कुछ दे रहा है, जो भी ज्ञान दे रहा है, वो भी भिक्षा ही समान होता है। अगर आप किसी गुरु से ज्ञान ले रहे हैं तो आप जब तक उससे प्रेइंग नहीं करेंगे, उससे मांगेंगे नहीं, तो आपको देगा क्यों? तो आदमी को हमेशा लेते रहना चाहिए और हर एक व्यक्ति भिक्षा मांगता है। वो तो खाली कहने का एक तरीका अलग अलग है। जब तक कोई आपको कुछ देगा नहीं तो आप लेंगे कैसे? और लेने के लिए आपको मांगना पड़ेगा। जब तक आप प्रेइंग नहीं करेंगे, भगवान से भी तो लोग मांगने ही जाते हैं ना। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति जो मांगता नहीं है? अब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, सनातन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सनातन इस देश की संस्कृति है और संस्कृति की रक्षा करने का जो नेतृत्व था वो ब्राह्मणों को मिला था। वो किसी भी माध्यम से मिला हो, क्योंकि अगर ब्राह्मण गलती करता है तो वो माफी योग्य नहीं होती है। ब्राह्मण को गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस कुल में आप श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, तो आपको अपने काम से श्रेष्ठ होना होगा। आप दारू पिएंगे, मीट मांस मुर्गा खा करके चौराहे पर गिरे रहेंगे, तो आपके ब्राह्मण होने का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण का काम है विद्या का प्रचार करना, विद्या के प्रति सचेत होना। हर एक व्यक्ति विद्यावान हो, क्योंकि हनुमान जी के लिए भी शब्द है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे भी कुआतुर। तो विद्यावान ब्राह्मण को बनना चाहिए और इसलिए आपका यश कीर्ति तभी बढ़ेगी जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे और मजबूत होंगे। आप अभी एक मामला आ रहा है शंकराचार्य स्वामी अभिक्तेर मुश्वरानंद पे जी, तमाम एवं सोशल पे FIR हुई। सरकार ने उनको ऊपर FIR कर दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी इनके खिलाफ FIR किया गया था। तो डायरेक्ट FIR किया गया था। उसमें हमारे बहुत छोटे भाई भी जेल चले गए थे। उस साथ चुनाव लड़ रहे थे छात्र संघ का, हम लोग चुनाव लड़ा भी रहे थे, उसको लड़ भी नहीं पाए। वो इस सरकार में भी थोड़ा सा क्योंकि क्या है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी एक छात्र नेता है, स्टूडेंट लीडर रहे हैं, वो संपूर्ण संस्कृत विद्यालय के पदाधिकारी रहे हैं। तो उनके अंदर थोड़ा सा छात्र नेता का है, तो टकराहट उनकी एक आदत है। तो कभी कभी आदमी एक डबल पर्सनालिटी उसके अंदर होती है। जो शंकराचार्य होता है, जो गुणवान होता है, आदमी सोचता है कि वो चुप रहे, तो वो चुप रहने वाले नहीं है, वो विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं तो उनके ऊपर जो अगर FIR है तो जांच का विषय, जांच होगी, क्लीन चिट मिलना होगा, मिलेगी, अगर साक्ष्य रहेगा, क्योंकि वो लड़ने वाले उनके वकील लोग अपना विषय रखेंगे। और सरकार की तरफ से भाई जो घटना घटी है
क्योंकि देखिए शंकराचार्य एक ऐसा पद है कि वो एक पद है, उस पर कोई भी व्यक्ति जाकर के बैठ सकता है। तो अगर उनके साथ वो धर्म की रक्षा करने वाले लोग होते हैं, मैं उन शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा, मैं सभी शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। आजादी के बाद इस देश को धर्म से जोड़ने के लिए इस पीठ की स्थापना की गई। चारों पीठ पर अलग अलग शंकराचार्य बैठे जिन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उनको अपनाया गया। तो वो भी एक पीठ के पीठाधीश्वर है। तो चूंकि एक पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, आज जो लोग उनके साथ खुल के खड़े हो रहे हैं तब उनके विरोध में खड़े थे, तो एक राजनीतिक हिस्सा है। उस पर हम जैसे वकीलों को मुझे लगता है बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जो गलत रहेगा उसको दंड ऊपर से मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चल रही घटनाओं में सीएम योगी और विपक्ष के अखिलेश यादव जी पे आरोप प्रत्यारोपण हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पक्ष विपक्ष का काम ही आरोप प्रत्यारोप करना, और जनता को भी चाहिए कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे, तो वो उनका काम है। वो अपने विकास का काम कर रहे हैं। और अभी तो योगी जी है भी नहीं, वो तो जापान गए हैं कुछ उत्तर प्रदेश में और विकास बढ़ाने के लिए। और अखिलेश यादव जी 2028 की तैयारी कर रहे हैं। उनको भी एक ब्राह्मण के यहाँ, अभी देखिए कल खबर छपी थी, प्रशांत किशोर की यूनिट उनका जो है प्रचार प्रसार करेगी। तो भाई मैंने आपसे कहा ना कि आप भी पढ़िए लिखिए। तो वही प्रशांत किशोर ने एक ब्राह्मण के तौर पर एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, तो चूंकि जहाँ हमारा रिलेशन है वो वहीं पे पैदा हुए, वो भी मैं जानता हूँ, उनको बचपन से जान रहा हूँ, लोग बताते हैं उनके बारे में। तो प्रशांत किशोर जी एक अच्छे चुनाव स्ट्रेटेजिकल बनाने वाले व्यक्ति हैं, तो अखिलेश के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो अखिलेश जी को भी जरूरत पड़ गई। पहले तो बोलते थे कि ब्राह्मणों की मदद मत करो, लेकिन अब भाई अब तो चूंकि समय समय की बात है, मैंने आपसे कहा ना कि सब एक राजनीतिक स्टंट है, जिसको जैसे लाभ मिल जाए, जो जिसको जैसे भजा ले। सर पीडीए का लेकर क्या कहेंगे? पीडीए पे आप देखिए, पीडीए, अच्छा ये बताइए कि लोग राजनीति में आते हैं तो क्या एक व्यक्ति विशेष के लिए आते हैं? शपथ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो 24 करोड़ लोगों की शपथ लेता है कि वो पीडीए की शपथ लेता है? 24 करोड़ की लेता है। ये प्रश्न उनसे करना चाहिए कि सर आप पीडीए बना रहे हैं, मतलब पीडीए बना रहे हैं तो फिर पीडीए की रक्षा करेंगे। और कोई व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो और ऐसा ही कर रहा है तो अब देश इसी तरह से बना लीजिए। धर्म के आधार पर इस देश का 2 बंटवारा कर दिया गया, तो अब इसी तरह से बसा दीजिए। ये सब केवल एक पोडंडा है चुनावी समीकरण को घटाने बढ़ाने का। अगर आप 24 करोड़ लोगों की शपथ ले रहे हैं, 24 करोड़ लोगों की रक्षा के लिए अगर आप शपथ ले रहे हैं, संविधान की शपथ ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये पीडीए, वर्ग, जाति, ये सब की बातें करनी चाहिए। सबकी बात करनी चाहिए। देखिए, जनपद चंदौली से आप भी रहते हैं, चंदौली जनपद से हम भी हैं। लगातार राजनीति को देखा जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी के मनोज सिंह डब्लू और भारतीय जनता पार्टी के विधायक वर्तमान सैदराजा सुशील सिंह एक दूसरे के दोनों सोशल प्लेटफॉर्म पे टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले एक मंच पे बैठते हुए देखा गया। इस पे आप क्या कहेंगे? एक मंच पे कोई राजनीतिक मंच तो था नहीं सपा भाजपा का, वो एक आध्यात्मिक मंच था। दोनों लोग इन्विटेड रहे होंगे या गुरु जी को दोनों लोग मानने वाले रहे होंगे। अब पता हनुमान जी का दर्शन संकट मोचन करने को चला गया और दोनों नेता एक साथ चले गए, दूसरे दर्शन करने गुरु जी का चले गए, मिल गए। ये कोई इशू स्तर नहीं, इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब बिंदु बात करने का है भी नहीं, पता नहीं क्यों इस पर चर्चा होती है। मूल विषय पर चर्चा करिए ना कि मनोज सिंह डब्लू समाजवादी पार्टी के हैं। मैं मनोज सिंह डब्लू से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जब तक उनकी बेटी उनके घर में रही तो समाजवादी पार्टी को वोट दिए होंगे, तय है। आज उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्य हैं। दोनों शादियां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ की है। तो मनोज सिंह डब्लू मतलब घर चेंज होने से विचारधारा चेंज हो गई, उनकी दोनों बेटियां भाजपा को वोट देगी। तो क्या अब ये बताइए कि अब उनसे ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड, जैसे कि एक हमारे पार्टी के नेता हैं विनीत सिंह, एमएलसी हैं वो भाजपा के, तो एक उनकी बहू है विनीत भाई, शायद तो हम लोग हरिश्चंद्र कॉलेज में पढ़ते थे तो उसमें वो भी पढ़ते थे वहां पे। तो वो कहाँ वोट देंगी? अब वो तो जहां पे वोट देंगी, अब तो एसआईआर लागू हो गया, ये भी नहीं कि सदराजा में आके वोट देगी। अब तो गोला का दीना, जो गोला का गांव है वहां का एसआईआर बनेगा, तो अजगरा में किसको वोट देंगी? तो ये प्रश्न उनसे करिए कि भैया आपका घर बदल गया, तो आप आओगे, वो नैहर आएंगे तो समाजवादी विचारधारा की बात होगी, वहां रहेंगी तो राष्ट्रवादी विचारधारा की बात होगी। तो ये अब कौन तय करेगा? पहले वो लोग अपना खुल के अपना प्लेटफॉर्म तय करें। तो मुझे तो लगता है कि वहां आकाश सिंह और विनीत सिंह जो है अपने मतलब परिवार की जो सदस्य हैं मनोज सिंह डब्लू के परिवार की, वो तो भाजपा को वोट डलाएंगे। और यहाँ पे ये सफाई है। तो जब परिवार में ही अलग अलग वाद है तो जनता की क्या बात है? जनता तो एकदम निष्पक्ष रहे, अपना जिसको जो है नेता जैसा माहौल देखेगी अपना करेगी। ये लोग आपस में जो है माहौल अपना बनाते रहे। अच्छा, इधर विपक्ष का भी रहा कि एसआईआर में नाम सबके सब काटे जा रहे हैं, जो जीवित है उसके भी नाम काटे जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले देखा गया है, क्या वजह रहा? इन्हीं की सरकार थी
और दंगा चल रहा था मऊ में, लोग काटे जा रहे थे। तो खाली वोट काटे जा रहे हैं, इनकी सरकार में लोग काटे जा रहे थे। किशन राय की चुन्नी तक काटी गई उनके मरने के बाद। ठीक से आप कह रहे हैं अभी आप बीजेपी सरकार में अभी इस कुंभ मेले में एक बट्टू की प्रशासन द्वारा चुन्नी कबाते हुए ले लिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन के द्वारा ना, हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पुलिसिया झड़प है। हाँ, लेकिन है तो सरकार, आपकी सरकार है। देखिए, मैंने सरकार के कितने अंग होते हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में कौन कौन बैठता है? व्यवस्थापिका क्या होती है? विधायिका होती है। विधायिका के सदस्य कौन कौन होते हैं? सारे लोग होते हैं। तो सरकार में तो पक्ष विपक्ष दोनों काम करता है ना, यही टेक्निकल बात लोग नहीं समझ पाते हैं। एक बात हमको बताइए, ठीक है, सरकार ये तीनों चीजों को चलाती है और पुलिस ने यहाँ पे गलती की तो उसका एफआईआर कराइए ना। अगर पुलिस ने, अगर गलत लाठीचार्ज अगर होता है, गलत काउंटर होता है, उनके परिवार को, किसी भी विपक्ष के नेता को अगर लगता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी निजी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके परिवार के लोगों की पुलिस ने हत्या कर दी है, पुलिस वाले जेल नहीं जाते हैं क्या? अगर वो जाते हैं तो कोई सरकार रोकती है क्या? अगर वो आपको निजी तौर पे टॉर्चर किए हैं, आपके ऊपर निजी तौर पे हमला किए हैं, कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके धर्म के विरुद्ध है, तो आप उसकी लड़ाई लड़िए, आप किसी वकील को पढ़ करके बात दाखिल कराइए। कौन रोक रहा है? केवल इसको राजनीतिक स्टंट बनाएंगे। अपनी लड़ाई अपनी लड़ाई कैमरे के सामने से लड़ाई लड़ी जाती है कि लड़ाई कागज में, अदालतों में लड़ी जाती है? ये विषय बनता है। अगर वहां गलत हुआ है, हाँ, उसको अगर सनातन के तौर पे देखा जाए तो पुलिस का जो आचरण था वो प्रतिकूल था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद डिप्टी सीएम साहब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ऑलरेडी इस बात को कह रहे हैं, वो अपने खुद पुलिस की हरकत को गलत बता रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। हम तो आम आदमी हैं। देखिए, ये थे शैलेंद्र कब्बे जी, अधिवक्ता, इन्हीं से हम जाने हैं और इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे। अगर ऐसे समस्याएं होती तो आप हमसे रूबरू हुई, हम आपको नजदीकी जीवन में आपकी साक्षात्कार समय लेते हुए आपका हर जीवन की तरह सहयोग करेंगे और हम आपकी खबरों को प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।